यहां हम आपको ये चीज बताएंगे कि राहुल ने कहा मैं किससे मिलूं और किससे मैं डिवोर्स लूं, मैं किसे बेटा समझूं और मैं किसे पत्नी समझूं, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वही मेरी मां है। न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। एक ऐसी कहानी जिस कहानी को बताने के बाद शायद आप किसी और को बता नहीं पाओगे। कहा जाता है कि समाज से जुड़े रहो, और समाज से बाहर जो जाता है उसे बहुत तंज झेलना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी नई दिल्ली की है, जहां रमेश नाम का व्यक्ति व्यवसायी था। उसका कारोबार देश विदेश में फैला हुआ था। ऐसे में रमेश के साथ तमाम कारोबारियों के साथ घूमना टहलना हुआ। इत्तफाकन था कि रमेश से एक विदेशी महिला रूसी से प्यार हो गया। रूस की रहने वाली लूसी और उन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया, और दोनों ने शादी भी कर ली। रूस से पर्यटक के रूप में घूमने आने वाली महिला लूसी रमेश के प्यार में फंस गई, और रमेश भी उसके प्यार में फंस गया, और दोनों ने जब शादी कर लिया, लेकिन ये शादी का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद लूसी हो गई गर्भवती। और लूसी ने जब ये जानकारी प्राप्त की कि मैं गर्भवती हूँ, तो उसने ये फैसला लिया कि मैं अभी बच्चे नहीं पैदा करूँगी। अभी मेरी उम्र ही कितनी है, मैं तो मात्र 18 साल की हूँ। वही रमेश भारतीय था। उसने भारतीयता को समझते हुए ये बात कही कि हमारे यहाँ पहले बच्चे को नहीं माना जाता, और हम शादीशुदा हैं, ये बच्चा हमारा है और हमारा पहला बच्चा है, हम इसे पैदा करेंगे, इसे पालेंगे पोसेंगे। लेकिन वही लूसी जो थी वो रूस की रहने वाली थी, और उसे अपनी सुंदरता को लेकर चिंता थी। उसे यह खौफ था कि कहीं बच्चा पैदा करने के बाद मेरी सुंदरता कम न हो जाए। उसे ये डर था कि बच्चा पैदा करने के बाद मेरी आज़ादी ख़त्म न हो जाए, और इसीलिए लूसी ने इस बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों में बात बढ़ते गई और बढ़ते पुलिस प्रशासन तक पहुंच गई। ऐसे में भारतीय कानून यह फैसला लिया कि हमारे देश में किसी को मारा नहीं जा सकता, और जबकि तुम दोनों पति पत्नी हो, शादीशुदा हो, और तुम्हारा पहला बच्चा है, और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, विवाद नहीं है, तो फिर बच्चे को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और ऐसे कंडीशन में तुम्हें बच्चा पैदा करना पड़ेगा, और उस बच्चे को पालन पोषण भी करना पड़ेगा। लेकिन लूसी ने इस फैसले का इनकार किया। कानून के आगे मजबूर होने के बाद लूसी ने यह फैसला लिया कि ठीक है, मैं बच्चे को तो पैदा करूंगी, बच्चा इनका है, लेकिन उसके बाद मेरा फैसला बड़ा कठिन होगा। कुछ वक्त निकला और फिर डिलीवरी का समय नजदीक आया। लूसी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देते ही लूसी ने तुरंत पैकिंग की और डिवोर्स के पेपर अपने पति के सामने पटका और कहा, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी, ये तुम्हारा बच्चा तुम्हें मुबारक, और मैं चली अपने देश। बहुत समझाने के बाद भी रमेश के वो औरत नहीं मानी, और अपने मासूम पैदा हुए बच्चे की तरफ पलट कर भी नहीं देखी, और वो चली गई। इस बात से रमेश काफी आहत हुआ। उसे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि जो महिला अपने पैदा किए हुए बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकती, और मोहब्बत नहीं है उसे, तो उसे मुझसे कैसे मोहब्बत होगी। उसके दिमाग में एक बात घूमने लगी कि ये औरत विदेशी है और विदेशी रहेगी, इसके दिल में भारतीयता नहीं है, ममता नहीं है, और इसलिए इस औरत को भूल जाना ही बेहतर है। रमेश ने भी उसके जाने के बाद उसको रोका नहीं, और अपनी जिंदगी की शुरुआत उस मासूम बच्चे के साथ करने लगा। धीरे धीरे वक्त निकलते गया, लेकिन रमेश को दुख इस बात का था कि मेरा परिवार बिखर गया। रमेश ने धीरे धीरे नई दिल्ली छोड़ा और मुंबई आके बस गया। मुंबई में आके रमेश जब बस गया, तो रमेश ने अपने बच्चे को अच्छे ढंग से पालते हुए, और उम्र हो गई बच्चे की 18 साल। रमेश का कारोबार बहुत अच्छा था, और इस दौरान रमेश का बेटा घूमने के लिए इटली गया। रमेश के बेटे का नाम राहुल, और राहुल इटली घूमने गया था। 18 साल की उम्र थी, और राहुल 18 साल की उम्र में जब इटली पहुंचा, तो बिजनेस के सिलसिले में एक महिला से उसकी मुलाकात हुई। उस महिला से मुलाकात होने के बाद नजदीकियां बढ़ी, और उसे भी प्यार हो गया।
अब राहुल अपने पिता को बहुत मानता था और अपने बाप को फोन करके बताता है कि पिताजी, मैं इस समय इटली आया हूँ और यहाँ पर मुझे एक महिला से प्यार हो गया है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही रमेश का सिर कौंध गया, कलेजा हिल गया। रमेश के अंदर वही पुरानी बातें थी, वापस ताजा हो गई। रमेश ने सख्त रूप में कहा, नहीं राहुल, अगर तुम्हें शादी करना है तो तुम्हें इंडियन औरत से करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये बात राहुल को पसंद नहीं आई और बाप बेटे में खटास पड़ गई। प्यार अंधा होता है, दीवाना होता है, समाज को नहीं समझता है, कानून को नहीं मानता है। कुछ ऐसी ही घटना वहां पर भी घट गई और राहुल ने अपने पिता की बातों को ठुकरा दिया और वहीं सिंगापुर में उसने उस महिला के साथ शादी कर दिया। फर्क इतना था कि रमेश अपने बच्चे को समझाता रहा लेकिन राहुल माना नहीं और राहुल उस महिला की उम्र ज्यादा थी फिर भी उसको पसंद करता था, क्योंकि प्यार दीवाना होता है। और वो महिला भी राहुल को बहुत प्यार करती थी। अब बाप बेटे की दूरियां बढ़ चुकी थी और दोनों में कनेक्शन भी कट चुका था। न बाप से बेटा बात किया और न बेटे से बात किया। वक्त निकलते गया, 15 साल का दिन निकल गया। इस 15 साल के दौरान राहुल के 2 बच्चे हो गए। एक बच्चा उसका 8 साल का और दूसरा बच्चा 5 साल का। समय गुजरता जा रहा था लेकिन किसी को किसी की चिंता नहीं थी। राहुल अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। एकाएक एक बार फोन आता है और उसे खबर मिलती है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है और आपको बुलाया गया है। राहुल ने यह खबर देखा और अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब जा रहा हूं इंडिया और मेरे पिताजी खत्म हो चुके हैं और मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन उसने पत्नी ने ठीक 15 साल पीछे की स्टोरी बताई और कहा उसकी पत्नी ने कि यही वो तुम्हारा बाप है जो हमारी और तुम्हारी शादी को लेकर इनकार करता था और कहता था वो बाहर के देश की औरत है, वो समाज की नहीं है। तो जब वो हमको अपनाने से मना कर दिया आज से 15 साल पहले, तो हम आज उसकी मोहब्बत क्यों करें? क्यों जा रहे हो अपने पिता के पास? उस पिता के पास जा रहे हो जिस पिता ने तुम्हारी शादी तक के लिए इनकार किया। क्या कमी थी हम में और क्या कमी थी तुम में? आज 15 साल का दिन निकल गया, हमारे 2 बच्चे हो गए और हम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सोचो तुम्हारे पिता तुम्हारे थे क्या? कितना गलत फैसला लिया था तुम्हारे पिता ने। अगर तुम अपने पिता की बात मान जाते तो आज ये तुम्हारे 2 बच्चे नहीं होते। फिर भी राहुल के दिल में बाप की मोहब्बत थी और राहुल बाप की मोहब्बत में अपनी पत्नी को बोला, ठीक है अगर तुमको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो जाना था। राहुल ने अपना पता मुंबई बताया था और उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है तुम जाओ मुंबई, जैसा भी रहेगा फोन करो, देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पिताजी के प्रति मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मेरा भला नहीं सोचा था। फिलहाल जैसे तैसे राहुल वहां से इंडिया आता है, अपने पिता की प्रॉपर्टी पाता है। जब अपने घर वालों से मिलता है तो वहां पर उसे सिर्फ नौकर चाकर मिलते हैं। नौकर चाकरों ने बताया है कि आपके पिताजी मरने से पहले आपके नाम से कुछ वसीयत करके गए हैं और उनके कमरे में पड़े हुए हैं, आप जाइए और देख लीजिए, और आपके लिए ही वो रखा गया है। ये रही चाबी, आप देख सकते हैं। राहुल बड़ा उदास, पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाया था। राहुल कमरे में जाता है, दराज खोलता है और उसके अंदर से एक उसको खत मिलता है। खत को राहुल ने बड़े प्यार से उठाया और उसे देखा। खत में लिखा हुआ था कि बेटा, जिस वक्त ये तुम खत पढ़ रहे हो उस वक्त मैं भी इस दुनिया में नहीं हूं और मैंने एक बात तुमसे बचपन से छुपाई थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटा ये सच नहीं। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है और तुम्हारे जीवन के लिए बहुत कठोर है, कठिन है। जिसने तुम्हें पैदा किया उसने तुम्हें पलट कर नहीं देखा और ये दुख था मुझे कि अगर मैं तुम्हें इस बात को बता देता तो तुम पूरी जिंदगी अपनी माँ को कोसते। इसीलिए तुम्हें हमेशा बताया कि तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, मर चुकी है। लेकिन ये बात सच नहीं है। तुम्हारी माँ जिंदा है। तुम्हारी माँ रूस की रहने वाली है, उसका नाम लूसी था और वो अपने सौंदर्यता को खराब ना हो जाए इसलिए वो तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहती थी। 18 साल की उम्र में शादी हुई थी तुम्हारी माँ की और उस वक्त मैं 25 साल का था।
लेकिन एक ही साल के अंदर तुम पेट में बच्चा पड़ गया जो तुम थे, और तुम्हें वो पैदा नहीं करना चाहती थी। इस बात के विवाद से हम दोनों का पारिवारिक रिश्ता टूट गया, और उसने धरती पे जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन अस्पताल से वो सीधा रूस के लिए रवाना हो गई। बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तस्वीर दिखाता हूँ। दराज में रखे हुए लिफाफे में तस्वीर है तुम्हारी माँ की, और उसका पता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हें कभी माँ की याद आए और तुम्हें मिलने का दिल करे तो तुम मिल सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये वो माँ है जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, जिसने तुम्हें दूध तक नहीं पिलाया। ये वो माँ है जिसने नजर भर तुम्हें देखा नहीं, और ये वही माँ है जिसने कभी मुझसे मोहब्बत किया नहीं। ये वो माँ है जिसके अंदर इस धरती की मिट्टी की चाहत आई नहीं। तो बेटा, इस बात को याद रखना कि इस माँ के लिए रिश्तों को, समाज को मत छोड़ना, क्योंकि जो माँ ममता को भूल सकती है वो समाज कहाँ याद रख सकती है। इस बात को पढ़ने के बाद राहुल बड़ा गमगीन हुआ, उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मन में कुछ साफ ही था कि मैं बचपन से यही जानता था कि मेरी माँ मर चुकी है। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। माँ की तस्वीर देखूंगा, देखता हूँ मेरी माँ कैसी थी। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दराज को खोला। अंदर से निकाला लिफाफा, लिफाफे को बड़े प्यार से खोलने लगा, और लिफाफा खोलते ही जब उसने तस्वीर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खामोश हो गया, ऐसा मानो कि जैसे उसे कोमा में चला गया। घंटों तक उसकी आंखों में पानी सूख गया, उसके जुबान पर आवाज और सिसराहट भी नहीं रह गई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो सोच के हैरान था कि अब मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। काफी दिनों तक उसी कमरे में था। हालात ये हो गए, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए वो उसी कमरे में था। तो नौकरों ने दरवाजा बजाया और साहब को जगाया कि साहब आप क्या कर रहे हैं। देखने के बाद राहुल की हालत लोगों को लगा कि लगता है बीमार हो गया, बाप के मरने का सदमा लग गया है, और हर आदमी यही सोच रहा था। लेकिन राहुल की घंटी टेबल पे बज रही है फोन की, लेकिन राहुल फोन नहीं उठा रहा। राहुल के लिए तमाम लोगों से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन राहुल किसी से मिलने नहीं जा रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि राहुल सदमे में है, और दवाओं का सिलसिला जारी हो गया। डॉक्टर भी आ गए और राहुल बीमार भी पड़ गया। काफी दिन निकल गए, 1 से 1.5 महीने तक राहुल ने सारे फोन बंद कर दिए, सारे कांटेक्ट बंद कर दिए, किसी से मिलना जुलना नहीं था। ऐसे में एक दिन राहुल के पास पुलिस आती है और राहुल से कहती है कि तुम्हारे नाम से कंप्लेंट आया है कि किसी महिला ने तुम पर आरोप लगाया है कि तुम शादी करके आए और वहां तुम्हारे 2 बच्चे हैं, और तुम यहां से वहां वापस नहीं जा रहे हो। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए नोटिस भेजा है, और यह कहा गया है कि तुम उससे मिलते क्यों नहीं, तुम अपने बच्चों से मिलना क्यों नहीं चाहते, तुम अपनी बीवी से बात नहीं करते। लेकिन राहुल ने किसी का कुछ जवाब नहीं दिया। पुलिस को राहुल ने कहा कि आप उन्हें कह दीजिए जवाब में कि अब मैं वापस इंडिया से नहीं आने वाला। इस बात को सुनने के बाद पुलिस वालों ने नोटिस का जवाब नोटिस के माध्यम से भेज दिया, और फिर वहां पर खेल शुरू हुआ कि उसने इंडियन कोर्ट में केस दायर किया। इंडियन कोर्ट में जब कोर्ट की तरफ से इनको कहा गया कि आप सामाजिक रिश्ते का आप अपमान कर रहे हो और आप शादी करके भी नहीं जा रहे हो, आपकी पत्नी है, उसने केस किया है, इसने कहा हर सजा मंजूर है, मुझे देखना और जाना मंजूर नहीं है। ऐसे में उस महिला ने सारे केस लगाए, बड़े बड़े आरोप लगाए, और सारे केस साबित होते चले गए, और इसने एक भी उसका कट नहीं किया। एंडिंग ये हो गई कि इनकी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस पर उस महिला ने अधिकार जमाया ताकि ये घुटनों के बल आ जाए। लेकिन इसके बावजूद राहुल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ इसे दे दो। अब वो महिला परेशान कि सब कुछ साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी राहुल मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता, मिलता क्यों नहीं है। जज के सामने महिला ने गुहार लगाई कि मेरे पति को एक बार मेरे सामने बुलाया जाए। जज ने उसे बुलवाया और कोर्ट में जज ने कहा कि राहुल, तुमने सब कुछ कर दिया अपनी पत्नी के नाम, सब कुछ दे दिया, इसके बावजूद अब तुम्हारी पत्नी सिर्फ इतना चाहती है कि तुम मिलना क्यों नहीं चाहते हो, सामने आना क्यों नहीं चाहते हो, तुम बताते क्यों नहीं हो कि कारण क्या है जो तुम अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से मिल नहीं रहे हो। राहुल ने कहा साहब, खामोशी अच्छी चीज है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा जवाब देना उचित है तो बेहतर है उसकी जो सजा हो वो दीजिए, क्योंकि हम जवाब नहीं देंगे। कोर्ट में चारों तरफ जज के बेंच पे बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि आखिर क्या किया जाए।
ये आदमी खामोश क्यों है, ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा है, और बोलने के लिए कुछ भी कहा जाए बोलना चाहता ही नहीं, सजा जो भी दे दिया जाए सब कबूल है। बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद जब उसके सामने ये बात रखी गई कि तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, तो जो बात राहुल ने कही वो बात सुनने के बाद जज भी फैसला नहीं कर सका, सोच में पड़ गया। और फैसला क्या हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे अगले एपिसोड में। यहां हम आपको ये चीज बताएंगे कि राहुल ने कहा मैं किससे मिलूं और किससे मैं डिवोर्स लूं, मैं किसे बेटा समझूं और मैं किसे पत्नी समझूं, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वही मेरी मां है। तो कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद जज भी हैरान हो गया और फैसला अब क्या करना है, ये बड़ा विचित्र मामला हो गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि रिश्तों को तार तार करने वाले लोग ये समझ लें, और उम्र के लिहाज को समझने वाले लोग ये समझ लें, और ये बात समझ लें कि जब बड़े बुजुर्ग घर के अगर कोई बात कहते हों उसे मानना कितना बेहद जरूरी होता है। जिन रिश्तों को असामाजिक तरीके से जोड़ा जाता है ना, वो अश्लीलता असामाजिकता ही पैदा होती है, उससे सामाजिकता नहीं होती। इसीलिए रिश्तों को समझना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को समझना चाहिए। इस कहानी के एंडिंग में जज ने क्या फैसला किया ये तो हम अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि आपके हिसाब से अब फैसला क्या होना चाहिए। क्या राहुल को उस पत्नी को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या राहुल को उस पत्नी को माँ के रूप में देखना चाहिए, या राहुल को अपने बच्चों को पिता के रूप में देखना चाहिए खुद को, या राहुल उन बच्चों का पिता बन सकता है कि नहीं बन सकता? वो किसका पिता है, किसका पति है, किसका बेटा है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको देना है। ये एक कहानी है और ये कहानी सत्य घटना से ली हुई है। नाम, क्षेत्र, स्थान बदल दिए गए हैं, लेकिन है ये एक कहानी। और इस कहानी की बताने का कारण यह है कि आप समाज से जुड़ो, सामाजिकता समझो, और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे राहुल का फैसला। आप देख रहे हैं गुलाबी लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।